हम तो सीधी शिक्षा मैं डेनी साथ साथ चलिए हम लोग देखते हैं आज 11th क्लास का फिजिक्स का चेन चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे तरंगों के यांत्रिक गुण के बारे में। वास्तव में तरल गुण किस तरीके से होती है, हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, वास्तव में तरलों की यांत्रिक गुण किस तरीके से होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, कि तरलों के यांत्रिक गुण किस तरीके से होते हैं, इनकी जो होती है तरल किस तरीके से होती है, इनका जो गति होती है वो किस तरीके से होती है, इनमें गुण जो इफेक्ट होता है वो किस किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। गुणों के बारे में जानेंगे। सेकेंड में इसकी तरलों की स्थिति के बारे में जानेंगे, तरलों की स्थिति क्या होती है, इनकी श्यानता क्या होती है, तरलों की इनकी श्यानता क्या होती है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे पास्कल के नियम के बारे में। चलिए तो पूरा वीडियो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लेसन नंबर 10 है, इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं, इंट्रोडक्शन को। सर्वप्रथम हम किसको देखते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं, इंट्रोडक्शन को। क्लियर। चलिए इंट्रोडक्शन के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। हमारे चारों ओर तरल हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारे चारों ओर तरल हैं, हमारे चारों ओर क्या है, तरल हैं बोल रहे हैं। देखिए हमारे जो भी है, हमारे चारों ओर जो माध्यम से हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमारे चारों तरफ, चाहे यहाँ पर हो कि चाहे यहाँ पर हो कि चाहे यहाँ पर हो कि चाहे यहाँ पर हो, हमारे चारों तरफ क्या है, यह तरल ही तरल पदार्थ हैं। ठीक है, चाहे वह छोटे छोटे कण के रूप में हो, चाहे किसके रूप में हो, चाहे वह, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि हमारे चारों ओर तरल है। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है। ये जो पृथ्वी है भाई, इसके ऊपर ये आप लोगों का आवरण है, ये जो आपका है वो आवरण है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ पर 2/3 भाग जल से आच्छादित है। इसके पृष्ठ पर 2/3 भाग यहाँ से जल की तरह ये, ठीक है, इसके 2/3 भाग पर जल से क्या है, आच्छादित है। तो हमारे चारों तरफ ना, हमारे चारों तरफ तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं जो चारों ओर से क्या है, हमारे पास वायु के आवरण से घिरा हुआ है। और इसके पृष्ठ पर 2/3 भाग जल से क्या है, आच्छादित है। जल की उपयोगिता एवं उपादेयता को हम पूर्ण परिचित हैं। जल की उपयोगिता 2 प्रकार की होगी। ये तो जल की उपयोगिता होगी, जल की उपयोगिता, या फिर क्या होता है, उपादेयता, जल की उपादेयता, उपयोगिता या उपादेयता, ये आप लोगों की इस तरीके से होती है। देखिए जल की उपयोगिता या जल की उपादेयता से हम पूर्ण परिचित हैं। पौधों सहित सभी सजियों में होने वाले समस्त प्रक्रियाओं में, देखिए पौधों सहित सभी सजियों में, देखिए पौधों सहित सभी सजियों में, सजियों में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं, होने वाली समस्त प्रक्रियाओं में तरलों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, तरलों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका होती है। परोक्ष भूमिका होती है। सांसों की निरंतरता सांसों की निरंतरता
सांसों की निरंतरता से ही जीवन अवरोध से ही जीवन एवं अवरोध से मृत्यु, जीवन एवं अवरोध से मृत्यु सुनिश्चित होती है। सुनिश्चित होती है तरलों के व्यवहार और गुणों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। तरलों का व्यवहार एवं गुणों का तरलों का व्यवहारों व गुणों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुणों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुणों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को यहाँ से बोल रहा है कि हमारे चारों ओर तरल है। हमारे चारों ओर तरल है। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है। हमारे चारों तरफ तरल पदार्थ हैं, जो आप जानते ही भरी भांति इस चीज़ को इसको बोल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ पर 2/3 भाग से जल क्या है, आच्छादित है। जल का उपयोगिता एवं उपादेयता से हम पूर्ण परिचित हैं। पौधे सहित सभी सजीवों में होने वाले समस्त प्रक्रियाओं में तरलों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका होती है। तरलों की प्रत्यक्ष एवं क्या होती है, परोक्ष भूमिका होती है। सांसों की निरंतरता से ही जीवन एवं अवरोध से मृत्यु सुनिश्चित होती है। सांसों की निरंतरता से ही जीवन एवं अवरोध से मृत्यु सुनिश्चित होती है। अतः तरलों के व्यवहार व गुण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः तरलों के व्यवहार एवं गुण क्या होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस दृष्टि से आप लोगों का जो तरल पदार्थ होते हैं, जो वस्तु के सापेक्ष होंगे या किसी प्रकार के होंगे, पृथ्वी के सापेक्ष होंगे, जो अपने आसपास चारों तरफ के जो वातावरण है वहाँ पर होंगे इस तरीके से, तो उस पर वो डिपेंडेबल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला है कि तरलों के व्यवहार और गुणों का अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है। अगला है द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है, अतः तरल कहलाती है। अतः यह क्या कहलाती है, तरल कहलाती है। द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है। द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है। द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है। अतः तरल कहलाती है। अतः तरल कहलाती है। तरल कहलाती है। तरल ठोसों से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर इस चीज़ को पूछा जा रहा है कि तरल ठोसों से कैसे भिन्न है। इस चीज़ को बोला जा रहा है कि तरल ठोसों से कैसे भिन्न है। द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानता है। एक क्वेश्चन और है कि द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो तरल है भाई, जो तरल पदार्थ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरलों। क्या बोलते हैं, तरलों। जिसको क्या बोलते हैं, तरलों। ठोसों से कैसे भिन्न है। तरलों ठोसों से कैसे भिन्न है और द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानताएं हैं। द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानता है। क्या क्या समानता है। ठोसों के विपरीत तरल की अपनी देखिए इस चीज़ को बोल रहा है कि ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की अच्छी चीज़ देखिए, ठीक है। ठोसों के विपरीत कोई भी रहता है, ठोसों के विपरीत कोई भी तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। तो ठोस जो भी रहते हैं
ये आपका जो ठोस है भाई, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठोस के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। यहाँ से इनकी कोई भी निश्चित आकृति इस तरीके से नहीं होती है। जबकि गैसों की अपेक्षा, जब हम लोग बोलते हैं जबकि गैसों की अपेक्षा ठोस, जबकि गैसों की अपेक्षा ठोस और द्रव की ना, जबकि गैसों की अपेक्षा ठोस और द्रव की संपीड्यता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अपरूपण प्रतिबल ठोस के आयतन में, अपरूपण प्रतिबल ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति बदल सकता है। उसकी आकृति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। क्लियर? तो उसकी आकृति को बदल सकता है। तो अपरूपण प्रतिबल ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति बदल सकता है। तरलों का मूल गुण यह है कि तरलों का मूल गुण यह है कि वह विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। क्या करते हैं? न्यून प्रतिरोध करते हैं। फलतः थोड़ा सा विरूपण देखिए ना, फलतः थोड़ा सा विरूपण प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति क्या होती है? प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति बनी रहती है, वहाँ पर अपेक्षित रहती है। प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति क्या होती है? अपेक्षित रहती है। तो ठोसों की अपेक्षा तरलों का जो अपरूपक प्रतिबल होता है, यहाँ पर देखिए ना, ठोसों की अपेक्षा जो तरलों का अपरूपक बल है, ठोसों की अपेक्षा तरलों का जो अपरूपक प्रतिबल है वो लगभग 10 लाख भाग क्या होती है? कम होती है वहाँ से। जो ठोस की अपेक्षा तरलों का जो होता है, जो ठोस की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल ठोस का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। तरल के अणुओं में अनियमित गति होती रहती है। ठीक है, तरलों के गुणों में अनियमित गति होती रहती है। अनियमित गति होती रहती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि तरल के अणुओं में, किसके अणुओं में? तरल के ना, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि तरल के अणुओं में अनियमित गति होती रहती है। मतलब अनियमित गति मतलब कुछ अणु इस तरीके से जा रहा है, कोई इस तरीके से जा रहा है, कोई इस तरीके से अणुओं में इस तरीके से गति हो रहा है। कोई इसके सापेक्ष गति कर रहा है, कुछ इसके कोई इसके रूप में L, M, N, O, P के रूप में, इस तरीके से अनियमित रूप से ये आप लोगों की गति को करते जा रही है और गति होती जा रही है। तो प्रस्तावना के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो हमारे चारों ओर जो तरल है भाई, हमारे चारों ओर जो तरल है, पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ पर 2/3 भाग जल से क्या है? आच्छादित है। जल की उपयोगिता एवं उपादेयता, जल की उपयोगिता, उसका जो प्रमुखता है, उपादेयता है, इससे हम पूर्ण परिचित हैं। इसको हम लोग जानते हैं कि जल के वास्तव में भूमिका क्या होती है, जल हमारे जीवन में किस प्रकार से अभिन्न अंग के रूप में बना है, किस प्रकार से काम आता है, किस तरीके से वह तरल पदार्थों के रूप में, पौधों के रूप में, सभी सजीवों के रूप में होने वाली जो समस्त प्रक्रियाओं की तरलों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका होती है, उस चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। तो सांसों की जो निरंतरता से ही जीवन एवं औरों से मृत्यु तक सुनिश्चित होती है। जो सांसों की निरंतरता होती है वो जीवन से मृत्यु के बीच में क्या होती है? स्थित होती है। इसी चीज़ को बोल रहा है कि सांसों की जो निरंतरता होती है, सांसों की निरंतरता से ही जीवन का औरों से मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। अतः तरलों के व्यवहार और गुणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः तरलों के व्यवहार व गुणों का अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है, अतः वह क्या कहलाती है? तरल कहलाती है। जो द्रव या गैस के रूप में क्या होती है? प्रवाहित होती है, वह क्या कहलाती है? तरल कहलाती है। मतलब तरल पदार्थ कहलाती है, जो बह जाती है, चाहे वह ठोस के रूप में हो, चाहे वह द्रव के रूप में हो, चाहे वह गैस के रूप में हो, तो वह तरल कहलाती है। ये चीज़ क्लियर? अब जब यहाँ से हम लोग एक क्रॉस क्वेश्चन के बेस में देखते हैं तो तरल ठोसों से भिन्न है, तो किस प्रकार भिन्न है?
उनका भिन्नात्मक चित्रण किस तरीके से होता है, या फिर द्रव तथा गैसों में क्या क्या समानता है, द्रव और गैस में किस प्रकार की समानता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तो क्यों नहीं होती। इस तरीके से देखिए मन में क्वेश्चन ये आता है भाई कि तरल ठोसों से किस प्रकार भिन्न है, कैसे भिन्न है, द्रवों तथा गैसों में किस किस प्रकार की क्या क्या समानता है, ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति है या नहीं होती है, जबकि गैसों की अपेक्षा ठोस और द्रव की संपीड्यता बहुत कम होती है। अपरूपण प्रतिबल ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति बदल सकता है। तरलों का मूल गुण यह है कि वह विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं, फलतः थोड़ा सा विरूपण प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति के रूप में स्वरूप होती है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपण प्रतिबल लगभग 10 लाख कम होता है, तो तरल के अणुओं में यह अनियमित गति के रूप में होती रहती है। तो ये सभी आप लोगों की इंट्रोडक्शन के बेस पे आ जाता है कि वास्तव में इंट्रोडक्शन के बेस पे ये किस तरीके से होती है, किस तरीके से इसकी चीज़ के अंतर्गत ये सब आते हैं, इस चीज़ के अंतर्गत ये है। क्लियर। चलिए इसके आगे का कंटेंट को देखते हैं। तरल दाब, फ्लड प्रेशर। तरल दाब क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है भाई तरल दाब क्या होती है बोल के, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं भाई तरल दाब के रूप में। देखिए तो वास्तव में तरल दाब होती क्या है, इसका हम लोग जिक्र करते हैं भाई। तरल दाब, तो जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, जब किसी तरल को, ठीक है, कोई भी पात्र है, इस तरीके से मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई भी एक पात्र है, इस तरीके से कोई भी पात्र है, तो उसी को बोला जब किसी तरल को, जब किसी तरल को, जब किसी तरल को, जब किसी तरल को ना, जब किसी किसको तरल को, उसी चीज़ को बोल रहे कि जब किसी तरल को, जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, किसी पात्र में, किसी पात्र में रखा जाता है, किसी पात्र में, पात्र में रखा जाता है, तो तरल के अणु, तो तरल के अणु, तो तरल के अणु, तरल के अणु, तो तरल के अणु पात्र के अंदर, पात्र के अंदर, पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में, अंदर सतत अनियमित दिशा में, सतत अनियमित दिशा में, सतत अनियमित दिशा में, पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में, अनियमित दिशा में गतिशील होने, दिशा में, दिशा में गतिशील, गतिशील होने पर पात्र के दीवार, गतिशील होने पर, गतिशील होने पर पात्र के दीवारों से, पात्र के, पात्र के दीवारों से, पात्र के दीवारों से संघट करते रहते हैं, संघट करते रहते हैं, संघट करते रहते हैं, संघट करते रहते हैं, जिससे उस पर बल आरोपित होता है, जिससे उस पर क्या होता है, बल आरोपित होता है भाई, जिससे उस पर क्या होता है, बल आरोपित होता है, जिससे, जिससे उस पर, जिससे उस पर क्या होता है, बल आरोपित होता है, जिससे उस पर बल, बल आरोपित, बल आरोपित होता है, बल आरोपित, आरोपित होता है। इस प्रकार पात्र के एकांक पृष्ठ पर, इस प्रकार, इस प्रकार पात्र के एकांक, इस प्रकार पात्र के, पात्र के एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ, पृष्ठ पर जितना बल लगता है, जितना, जितना बल, जितना बल लगता है, जितना बल लगता, लगता है, वही तरल का दाब कहलाता है, वही तरल का दाब कहलाता है, वही, वही तरल का दाब, दाब कहलाता, कहलाता है। अर्थात तरल द्वारा किसी तल के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ठीक है, लंगले और लंबवत बल को हम तरल का दाब या तरल दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं फ्लड प्रेशर के रूप में।
क्लियर। तो जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जब किसी तरल पदार्थ को, जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, तरल के अणु पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में गतिशील करते हैं, अनियमित दिशा में इस तरीके से, अनियमित दिशा में इस तरीके से गति करते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब अनियमित दिशा में, अनियमित दिशा, अनियमित दिशा में ये गति करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अनियमित दिशा में। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, तो तरल के अणु पात्र के अंदर, तो तरल के अणु पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में गतिशील होने पर, सतत अनियमित दिशा में गतिशील होने पर पात्र के दीवारों से संघट करते रहते हैं, जिससे उस पर बल आरोपित होता है। इस प्रकार पात्र के एकांक पृष्ठ पर जितना बल लगता है वही तरल का दाब कहलाता है। अर्थात हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब तरल द्वारा किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को तरल का दाब या फिर तरल दाब कहते हैं। इसे हम लोग P से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसको हम लोग P से अभिव्यक्त करते हैं। तो जब भी आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वास्तव में तरल दाब क्या होती है, तरल दाब किस प्रकार की होती है, तो आप लोग बोलोगे कि जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है तो तरल के अणु पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में गतिशील होने पर पात्र के दीवारों से संघट करते रहते हैं, जिससे उस पर बल आरोपित होता है। इस प्रकार पात्र के एकांक पृष्ठ पर जितना बल लगता है वही तरल का दाब कहलाता है। अर्थात तरल द्वारा किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम तरल का दाब या तरल दाब कहते हैं। इसे P से अभिव्यक्त करते हैं या P से व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो चलिए ये आप लोगों को तो तरल दाब के अंतर्गत आ जाएगा कि वास्तव में तरल दाब क्या होता है या तरल दाब से रिलेटेड किस तरीके से होती है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है उस चीज़ को देखते हैं। इसका मात्रक के बेस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को कि इसकी मात्रक किस प्रकार की होती है, ये यूनिटरी किस तरीके से होती है, इसकी मात्रक के बेस पे होते हैं। तो हम लोग पहला इसका जो मात्रक होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। दाब का एसआई पद्धति में, दाब का एसआई पद्धति में, दाब का एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं, जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे PA से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे PA से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का तो दाब के ब्रेक में हो गया। जब पृथ्वी की सतह में इस तरीके से वातावरण रहता है, वातावरण आप लोगों को वायु के रूप में रहता है, जब सूक्ष्म कण इस तरीके से आप लोगों के पास रहता है आसपास में, तो यहाँ से आपका जो तरल पदार्थ होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ वो किस तरीके से बहने का काम करता है, इस तरीके से बहने का काम करता है कि किस तरीके से बहता है, वो आप लोगों के तरल के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। दाब के एसआई पद्धति जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे PA से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि न्यूटन मीटर से जिसे पास्कल कहते हैं, इसे PA से हम लोग व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त किया जाता है। चलिए इसका आगे का जो ये है उस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। दाब और प्रतिबल में अंतर, वास्तव में दाब और प्रतिबल में किस तरीके से अंतर होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दाब और प्रतिबल में किस तरीके से अंतर होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, दाब और प्रतिबल में अंतर। दाब और प्रतिबल में किस तरीके से अंतर होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो दाब और प्रतिबल में अंतर, ये है आपका दाब और प्रतिबल,
दाब और हो जाएगा ये आप लोगों का प्रतिबल में अंतर हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं भाई, दाब और प्रतिबल में अंतर को वास्तव में किस तरीके से होता है। दाब और प्रतिबल में अंतर को देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। ठीक है, दाब और प्रतिबल में अंतर के लिए देखते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया को, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर ना, किसी वस्तु के, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी वही होता है। इसका मात्रक प्लस विमीय सूत्र आपका वही होता है। फिर भी दाब और प्रतिबल में अंतर को हम लोग सारणी के माध्यम से व्यक्त करेंगे। उसके अंतर को हम लोग किसके माध्यम से, उसके अंतर को सारणी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो वास्तव में ये जो होती है, इसका जो मात्रक होती है तथा जो विमीय सूत्र होती है वही होती है जो दाब का है। फिर भी दाब और इस प्रतिबल में अंतर को हम लोग निम्न सारणी में आप लोग व्यक्त करेंगे। तो दाब और प्रतिबल के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं भाई कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी वही होता है जो दाब का है। फिर भी दाब और प्रतिबल में जो सारणी है उसको हम लोग इसमें व्यक्त करते हैं। तो दाब के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हुए चलते हैं। क्लियर। तो दाब के बेस पे ये क्या होता है और द्रवों के दाब के बेस पे ये चीज़ क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो द्रवों का दाब देखते हैं भाई, प्रेशर ऑफ लिक्विड के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। एक कंटेनर के माध्यम से कि वास्तव में जो द्रव होती है वो द्रवों का दाब किस प्रकार से होती है, उस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके कंटेंट के हिसाब से देखने चले जाते हैं। तो यदि किसी द्रव से भरे पात्र जो होते हैं, कोई भी है, यदि किसी द्रव से भरे जो पात्र हैं भाई, ठीक है, इसको हम लोग द्रव के दाबों से रिलेटेड करते हैं। क्लियर। प्रेशर ऑफ लिक्विड के बेस पे। तो यदि किसी द्रव से भरे पात्र कोई भी है, कोई भी द्रव से भरे कोई भी पात्र है, इस तरीके से पॉट है, ये आप लोगों का द्रव से भरा हुआ है, देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है, देख लीजिए। ठीक है। या यदि किसी द्रव से भरे पात्र की दीवार पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, कंटेनर है कोई भी, कि दीवार पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, तो छिद्र से द्रव दीवार के लंबवत दिशा में, तो छिद्र से द्रव दीवार के लंबवत दिशा में बाहर की ओर निकलता है। बाहर की ओर क्या करता है, ये आपका निकलता है। ठीक है। कोई भी चित्र यहाँ से आप भाई छिद्र करोगे तो ये तो होगा, ये आपका द्रव तरल माध्यम से तरल होकर बाहर निकलेगा, तरल होकर बाहर की दिशा की ओर निकलेगा, बाहर की दिशा की ओर, बाहर की दिशा की ओर ये निकलेगा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि यदि किसी द्रव से भरे पात्र की दीवार पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, तो छिद्र से द्रव दीवार के लंबवत दिशा में बाहर निकलता है, तथा यदि छिद्र पर उंगली, तथा फिर से बोल रहे हैं, तथा
तथा यदि छिद्र पर उंगली रख दिया जाए तो द्रव का बाहर निकलना तो बंद हो जाता है। द्रव का बाहर निकलना तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन उंगली पर बाहर की दिशा में क्या लगता है? बल लगता है। लेकिन उंगली पर बाहर की दिशा में क्या लगता है? बल लगता है, अर्थात दाब भी उस पर क्या होती है? आरोपित होती है। यहाँ पर बाहर की ओर जैसे कि ये निकलेगा तो यहाँ पर तो आपका प्रेशराइज के रूप में यहाँ पर क्या लगने लगेगा? दाब। प्रेशराइज तो लगने ही लगेगा। दाब जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो यहाँ पर प्रेशर के रूप में तो यहाँ पर काम करेगा ही ना वो। ठीक है, उसी चीज़ को बोल रहा है कि यदि किसी द्रव से भरे पात्र की दीवार पर एक छोटा छिद्र कर दिया जाए तो उस छिद्र से द्रव दीवार के लंबवत दिशा में बाहर निकलता है, तथा यदि छिद्र पर उंगली रख दिया जाए तो द्रव का बाहर निकलना तो बंद हो ही जाता है, लेकिन उंगली पर बाहर की दिशा में बल लगता है, अर्थात दाब आरोपित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है, हम लोग इस चीज़ बोल सकते हैं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक द्रव उसको रखने वाले पात्र पर उसके तल के अभिलंबवत दिशा में, उसके तल की इस तरीके से देखिए, उसके अभिलंबवत दिशा में दाब आरोपित करने पर दाब आरोपित करता है। आगे है द्रव के अणुगति सिद्धांत के अनुसार। हम लोग ये जानते हैं द्रव के अणुगति सिद्धांत, इस चीज़ को पूछता है ना किस सिद्धांत के अनुसार है, तो द्रव के अणुगति सिद्धांत के अनुसार द्रव के अणु बर्तन के अंदर सतत अनियमित दिशा में क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। अतः ये आपस में या फिर बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं तथा संवेग स्थानांतरण करते रहते हैं। यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं? संवेग का स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, जिससे बर्तन की दीवार पर क्या लगता है? बल लगता है भाई। इसी चीज़ को बोल रहा है, जिससे बर्तन की दीवार पर बल लगता है, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर इस तरीके से कोई भी एरिया है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर क्लियर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जिसके एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल द्रव का दाब कहलाता है। द्रव क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अर्थात हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं भाई कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं द्वारा प्रति सेकंड स्थानांतरित संवेग ही उस द्रव का क्या होता है? दाब होता है। उस द्रव का या उस तरल पदार्थ का क्या होता है? दाब ही होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब हम द्रवों के दाब से रिलेटेड इस चीज़ को लेते हैं कि यदि किसी द्रव से भरे पात्र की दीवार पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है तो उस छिद्र से द्रव दीवार की लंबवत दिशा में बाहर निकलता है, तथा छिद्र पर उंगली रख दिया जाए तो द्रव का बाहर निकलना तो बंद हो ही जाता है, लेकिन उंगली पर बाहर की दिशा में बल लगता है, अर्थात दाब आरोपित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक द्रव उसको रखने वाले पात्र पर उसके तल के अभिलंबवत दिशा में दाब आरोपित करता है। द्रव के अणुगति सिद्धांत के अनुसार द्रव के अणु बर्तन के अंदर सतत अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं, अतः ये आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं तथा संवेग स्थानांतरण करते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर बल लगता है, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल द्रव का दाब कहलाता है। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं द्वारा प्रति सेकंड स्थानांतरित संवेग ही उस द्रव का क्या होता है? दाब होता है। ठीक है, तो एक कंटेनर के माध्यम से, एक छोटा सा छिद्र के माध्यम से ये आप लोगों का कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये द्रवों का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड के बेस पे ये सारे चीज़ आते हैं। आगे देखते हैं प्रणोद, थ्रस्ट। प्रणोद क्या होती है? प्रणोद बल क्या होती है? इस चीज़ ये अक्सर एग्जाम में से रिलेटेड होता है, एग्जाम में अक्सर इस चीज़ को पूछा जाता है भाई। तो किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर थ्रस्ट, प्रणोद, इसको देखो, प्रणोद क्या होती है? इस चीज़ को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो इस चीज़ को, प्रणोद को। किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर, कोई भी द्रव है ना, तो इस चीज़ को देखो, किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर
कोई भी इस तरीके से द्रव है, कोई भी इस तरीके की सतह पर किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर आरोपित दाब के कारण उस सतह पर कार्य करने वाले कुल बल को प्रणोद बल कहते हैं। किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर किसी सतह पर आरोपित दाब के किसी सतह पर आरोपित दाब के कारण उस सतह पर कार्य करने वाले कुल बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कहते हैं। ये आप लोगों के प्रणोद के अंतर्गत आता है भाई। क्लियर। तो चलिए, ये आप लोगों को प्रणोद के बल के अंतर्गत आता था। किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर आरोपित दाब के कारण उस सतह पर कार्य करने वाला कुल बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। तो ये आप लोगों के किसके अंतर्गत आता है? प्रणोद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रणोद के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में प्रणोद किस प्रकार के होता है, इस चीज़ के बेस पे आता है। तो किसी द्रव द्वारा किसी सतह पर आरोपित दाब के कारण उस सतह पर कार्य करने वाले कुल बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जब भी प्रणोद के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग इस द्रव से रिलेटेड किसी सतह पर आरोपित दाब के कारण उस सतह पर कार्य करने वाले कुल बल को प्रणोद कहते हैं। इस बेस को लेकर के आप उसका क्या करोगे? आंसर को लिखोगे 1 बाय 1 करके। क्लियर। चलिए, इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। पास्कल का नियम देखते हैं भाई। पास्कल का नियम पूछता है, एग्जाम में अक्सर आता है। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम किससे रिलेटेड है? पास्कल का नियम द्रव से रिलेटेड है कि आप लोगों का किससे रिलेटेड है? इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करते हैं। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक है वो है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम में हम लोग देखते हैं। चलिए, जो हमारे पास्कल का नियम है क्या है? पास्कल ने द्रव संबंधित एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने, जो आपका फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, फ्रांस के हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, नाम है आप लोगों का फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने। फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों के दाब संबंधित किए गए प्रयोगों के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला कि द्रव के अंदर दाब एक समान रहता है। द्रवों के अंदर दाब एक समान रहता है। इस संबंध में उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। जिसको पास्कल का नियम कहते हैं। उसी चीज़ को बोला कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों के दाब संबंधित किए गए प्रयोगों के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला कि द्रव के अंदर दाब क्या होता है? एक समान होता है। दाब आप लोगों का क्या होता है? एक समान होता है और एक समान रूप से क्या होने लगता है? संचरित होने लगता है। तो इस संबंध में उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम बोलते हैं भाई। किसके अंतर्गत ये आता है? आप लोगों के पास्कल के नियम के अंतर्गत आता है। जिसके अनुसार जो बंद द्रव होते हैं भाई, इसके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि जिसके अनुसार बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित
आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में क्या करती है, समान रूप से उसी परिमाण में संचरित होता है। इस नियम को तरल दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तरल दाब का संचरण नियम भी बोलते हैं। तरल दाब का संचरण नियम, तरल दाब का संचरण नियम। क्लियर, इस नियम को हम लोग तरल दाब का संचरण नियम कहते हैं। सरल शब्दों में अगर पास्कल के नियमानुसार हम लोग देखते हैं, सरल शब्दों में अगर हम पास्कल के नियमानुसार ये चीज़ देखते हैं, तो यदि कोई द्रव, ठीक है, यदि कोई द्रव, कोई भी द्रव है इस तरीके से या इस तरीके से है, बूंद के रूप में है, ठीक है, जब कोई द्रव असंतुलन की अवस्था में, किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है, प्रत्येक भाग पर दाब एक समान होता है यदि उस पर का प्रभाव नगण्य हो, उस पर दाब का प्रभाव क्या हो, नगण्य हो, दाब का प्रभाव क्या हो, उस पर नगण्य हो। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों के दाब संबंधित किए गए प्रयोगों के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला कि द्रवों के अंदर दाब एक समान रूप से संचरित होता है। इस संबंध में उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित होता है। इस नियम को तरल दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। सरल शब्दों में पास्कल के नियमानुसार यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में है, प्रत्येक भाग पर दाब एक समान होता है यदि उस पर पास्कल का प्रभाव क्या हो, नगण्य हो। तो ये जो होता है ये पास्कल के नियम के अनुसार होता है, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों के दाब संबंधित किए गए प्रयोगों के आधार पर, परिणामों के आधार पर उससे निष्कर्ष निकाला, जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव के जो दाब होता है उसको एक समान रूप में संचरित कर सकते हैं, एक समान रूप में वितरित कर सकते हैं। तो इसको देने वाला जो हमारा वैज्ञानिक है वो फ्रांस के हैं, इस कारण से इनको क्या बोला जाता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बोला जाता है, जो कि द्रवों से रिलेटेड, ये द्रव के दाब से रिलेटेड इस चीज़ को उन्होंने प्रैक्टिकल बेस पर बताया था। क्लियर। चलिए, पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति के रूप में हम इस चीज़ को देखते हैं कि पास्कल के नियम की जो व्युत्पत्ति होती है वो किस बेस पे होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पास्कल का नियम है इसके अंतराल पे है, और इस नियम के बाद हम लोग पास्कल का जो नियम होता है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रव के दाब संबंधित किए गए प्रयोगों के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला कि द्रव के अंदर दाब एक समान रूप से संचरित होता है। इस संबंध में उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार बंद द्रव के किसी भी भाग पर, कोई भी बंद द्रव रहेगा जिसके किसी भाग पर हम आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में क्या करते हैं, समान रूप से उसके परिमाण में संचरित कर देते हैं। इस नियम को हम लोग तरल दाब के संचरण नियम के अनुसार भी इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो सरल शब्दों में अगर पास्कल के नियमानुसार यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में है तो ये ट्रिकी है, जिसमें हम लोग प्रत्येक भाग पर दाब को क्या कर देते हैं, एक समान होते हैं। इसको बहुत लोगों को कम मात्रा में पता रहता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बता दे रहे हैं। क्लियर। तो इसके बाद का जो कंटेंट है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आगे है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल का नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल के नियम का अनुप्रयोग किस तरीके से होती है, वो उसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे सभी का इंजन का प्रयोग होता है, मशीनरी का प्रयोग होता है लेंस के नियमानुसार, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, उसमें हम लोग अनुप्रयोग देखे थे। तो जो भी चैप्टर रहता है उस चैप्टर में किसी का अनुप्रयोग होता है, मतलब अनुप्रयोग का अर्थ होता है कि उस नियम का अनुप्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, उसका उपयोग किस तरीके से होता है, द्रवों के रूप में होता है, गैसों के रूप में होता है या ठोसों के रूप में होता है, किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला होता है द्रव चालित लिफ्ट के रूप में। पहला क्या होता है, द्रव चालित लिफ्ट के रूप में। तो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग को करते हैं। पहला जो होता है वो आप लोग वो क्या है, द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित लिफ्ट में। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से,
जिसकी सहायता से अल्प बल लगाकर भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जा सकता है। भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जा सकता है। यह उपकरण पास्कल नियम पर आधारित है। यह उपकरण पास्कल नियम पर आधारित है। अतः यह पास्कल नियम के अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। चलिए हम लोग इसकी संरचना की बात करते हैं भाई। इसकी संरचना किस तरीके से होती है, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बनावट होती है वो चित्र के अनुसार गए पेश के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका जो चित्रों के अनुसार है, तो इसकी बनावट को इतने चित्र में प्रदर्शित किए। इसमें विभिन्न अनुप्रस्थ काट की बेलनाकार नलियाँ होती है। ठीक है, इसमें अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार की बेलनाकार नलियाँ होती है, जो कि C व C2 के रूप में होती है। C या इसको C2 कर सकते हैं, इसको C2 या C के रूप में इस चीज़ को कर सकते होती है, जिन्हें एक क्षैतिज नली द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। एक क्षैतिज नली द्वारा आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक क्षैतिज नली द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तीसरी चीज़ को बोल रहा है कि किसकी द्रव चालित लिफ्ट, यह एक ऐसा उपकरण है। देखिए, इस चीज़ को बोल रहा है यह एक ऐसा उपकरण है। यहाँ से देखिए पास्कल के नियम, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे इसकी अनुप्रयोग के लिए कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अल्प बल लगा करके भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जा सकता है। इस चीज़ को बोल रहा है कि यह एक ऐसा उपकरण है, जैसे लिफ्ट हम देखें ना, बस ये वही वाला लिफ्ट है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अल्प बल लगाकर भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जा सकता है। यह उपकरण पास्कल नियम पर आधारित है। यह जो उपकरण है वह पास्कल नियम पर क्या है, आधारित है। यह उपकरण पास्कल नियम पर आधारित है। अतः यह पास्कल नियम के अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या रखता है, यह पास्कल के नियमों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, रखता है। इसके संरचना के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, तो इसके बनावट को लेकर के हम लोग एक चीज़ की गणना करते हैं। तो उसको किस तरीके से करते हैं, इस यहाँ पर दिखाया गया है कि जोड़ दिया जाता है। और बेलन में यहाँ पर बोला है ना कि क्षैतिज नली द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तथा बेलनाकार नलियों में घर्षण रहित एवं जल अवरोधक पिस्टन ए और बी द्वारा जो लगे होते हैं वो आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके सिद्धांत के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि माना कि पिस्टन ए का क्षेत्रफल, अब कोई भी इसका जो सैद्धांतिक चीज़ है उस चीज़ को बोल रहा है कि माना कि ये पिस्टन ए का क्षेत्रफल तथा पिस्टन बी का क्षेत्रफल बी है। यहाँ पर बोल रहा है इस तरीके से आप लोगों के इस डायग्राम के बेस में पिस्टन के थ्रू से इस तरीके से लगा है। ये पिस्टन आपका ए है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों का क्या है, पिस्टन बी का क्षेत्रफल बी है, इसका ए है, और यहाँ पर ये इसका पिस्टन इसका बी है। क्लियर। तो माना कि पिस्टन ए का क्षेत्रफल ए है, माना कि उसी को बोल रहा है कि माना कि पिस्टन ए का क्षेत्रफल ए है तथा पिस्टन बी का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल बी है, जहाँ पर बी इज़ ग्रेटर देन ए है।
बी आपका ग्रेटर देन है किससे से, मतलब बी बड़ा है किससे, ए से है। अब यदि पिस्टन ए पर बल F आरोपित किया जाता है तो इस पिस्टन द्वारा पानी पर लगाया गया जो दाब होता है वह B बड़ा होता है किससे, A की तुलना में होता है, या A इज लेस देन B। ये दो चीज़ लिख सकते हो, या तो ग्रेटर के रूप में लिखो या लेस के रूप में लिखो। ये दोनों चीज़ें आप लोगों की थ्योरिकल चीज़ के अंतर्गत ये चीज़ आती हैं। तो माना कि पिस्टन ए का क्षेत्रफल तथा पिस्टन बी का क्षेत्रफल बी है, जहाँ पर बी इज़ ग्रेटर देन ए है। अब यदि पिस्टन ए पर बल F आरोपित होती है तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। आगे है सेकेंड, द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। जो ट्रैक्टर वगैरह में देखे हाइड्रोलिक वगैरह रहता है, जो भी इसको द्रव चालित ब्रेक बोलते हैं, जो इसमें आयल के बेस पे चलता है। किसके बेस पे चलता है, ये सब आयल के बेस पे चलता है। तो इस चीज़ को देखते हैं। द्रव चालित ब्रेक, आगे हम लोग देख रहे हैं द्रव चालित ब्रेक। इस नियम पर आधारित है द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक, ब्रेक इस नियम पर आधारित है, इस नियम पर आधारित है, इस नियम पर, इस नियम पर, इस नियम पर आधारित है कि द्रव चालित ब्रेक का उपयोग, कि द्रव चालित ब्रेक का उपयोग, ब्रेक का उपयोग मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए, मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए, मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है, गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है। तो द्रव चालित ब्रेक की संरचना को हम लोग इसके चित्र के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, जानेंगे। इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को जानेंगे। क्लियर। तो इसका सिद्धांत ही वही है जो द्रव चालित लिफ्ट का होता है, इसका सिद्धांत भी वही होता है, इसका सिद्धांत भी वही है जो, इसका सिद्धांत भी वही है जो द्रव चालित लिफ्ट का होता है, द्रव चालित लिफ्ट का होता है, लिफ्ट का होता है। यह द्रव चालित ब्रेक की संरचना के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव चालित जो ब्रेक होता है भाई, इसी से क्या होती है, रिलेटेड ये होती है द्रव चालित ब्रेक। ठीक है। तो यह अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं द्रव चालित ब्रेक के रूप में कि इस नियम पर आधारित होती है। द्रव चालित ब्रेक का उपयोग मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा, मोटर गाड़ी को रोकने किया जाता है, इसका सिद्धांत भी वही है जो द्रव चालित लिफ्ट का होता है। द्रव चालित ब्रेक की संरचना के रूप में प्रदर्शित की गई है। इसमें ब्रेक पैडल से संबंधित मुख्य बेलन पी का होता है, मुख्य बेलन आप कितना होता है, पी का होता है, का संबंध पहिए से जुड़े अधिक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले बेलन से होता है। जबकि जब पैडल पर थोड़ा सा भी बल लगाया जाता है तो यह बल अधिक परिमाण में ब्रेक तरल के द्वारा पहिए से जुड़े बेलन में पहुंच जाता है। अतः बेलन से लगे पिस्टन बाहर की ओर गति करते हुए ब्रेक सूच, जो ब्रेक सूच है उसको दबाते हैं। बाहर से गति करते हुए ब्रेक सूच रहता है ना, वो उसको दबाते जाते हैं जितना भी रहता है। ठीक है। तो द्रव चालित ब्रेक के अंतर्गत इस नियम पर आधारित होते हैं कि द्रव चालित ब्रेक का उपयोग होता है वो मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है। इसका जो सिद्धांत होता है वही होता है जो द्रव चालित लिफ्ट का होता है। तो द्रव चालित ब्रेक की संरचना प्रदर्शित की गई है। इसमें ब्रेक पैडल से संबंधित मुख्य बेलन पी का संबंध पहिए से जुड़े अधिक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले बेलन से होता है। और जब पैडल पर थोड़ा सा भी बल लगाया जाता है तो यह बल अधिक परिमाण में ब्रेक तरल के पहिए से जुड़े बेलन में पहुंच जाता था। बेलन में लगे पिस्टन बाहर की ओर गति करते हुए ब्रेक स्विच को क्या करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तीसरा जो है वो है तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। वास्तव में तरल दाब का गुरुत्व का प्रभाव किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला जो हमारा है वो है तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव।
चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, गुरुत्व का प्रभाव। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव वास्तव में किस तरीके से होती है। पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार जब कोई तरल संतुलन अवस्था में होता है, जब कोई तरल संतुलन अवस्था में होता है, संतुलन अवस्था में होता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, उसके प्रत्येक बिंदु पर तरल दाब एक समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर तरल दाब एक समान होता है। तरल दाब आप लोगों का एक समान होता है। तरल दाब एक समान होता है। इस नियम की व्युत्पत्ति में हम इस नियम की व्युत्पत्ति में गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मान लिया गया है। अर्थात यदि बिंदुओं के ऊर्ध्व ऊंचाई में अंतर कम हो तो पास्कल नियम का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग किया जा सकता है। परंतु यदि तरल में स्थित बिंदुओं की ऊर्ध्व ऊंचाई क्या हो, अधिक हो, तो गुरुत्व के प्रभाव से उन बिंदुओं में दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज़ को एक बार रिपीट करते हैं कि तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पास्कल के नियमानुसार जब कोई तरल संतुलन अवस्था में होता है, जब कोई तरल आप लोगों किस तरीके से संतुलन की अवस्था में होती है, तब उसके प्रत्येक बिंदु पर चाहे वह ए बिंदु हो, चाहे वह बी बिंदु हो, चाहे वह सी बिंदु हो, तरल दाब एक समान रहता है, वहाँ पर पूरा बराबर मात्रा में रहता है। इस नियम की व्युत्पत्ति में हम गुरुत्व के प्रभाव को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से जो भी रहेगा सूक्ष्म मान लेते हैं, इसलिए छोटा छोटा करके इस तरीके से नगण्य के बेस में इस चीज़ को मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए, अर्थात यदि बिंदुओं के ऊर्ध्व ऊंचाई में इस तरीके से लंबवत है, ऊर्ध्व ऊंचाई है, इस तरीके से आप लोगों के हैं 90 डिग्री के बेस पे ऊंचाई में अंतर कम हो तो पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। परंतु यदि तरल में स्थित बिंदुओं की ऊर्ध्व ऊंचाई अधिक हो तब इसके दाब अंतर का उपयोग किया जाता है। तो तरल के दाब के अंतर्गत जो गुरुत्व का प्रभाव होता है वह पास्कल के नियमानुसार होता है। जब कोई तरल संतुलन की अवस्था में होता है तो फिर उसके प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो ये था आज का हमारा तरल दाब से रिलेटेड जो भी गुरुत्व का प्रभाव। ये गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत में हम लोग तरल के बारे में जाने,
जाने, तरल की श्यानता के बारे में जाने, तरल का दाब के बारे में जाने, इसके बारे में जाने। ठीक है, तो जो आज का क्लास होता है वो तरल दाब पर आप लोगों का इंडा होता है, ये तरल दाब के गुरुत्व प्रभाव पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग तरल दाब से रिलेटेड इसके और अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इसके और अनुप्रयोग को हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें तरल दाबों की श्यानता के बेस पे क्या होती है, तरल दाब का जो पास्कल का नियम है उसका किस प्रकार इफेक्टिव होता है, उसका अनुप्रयोग उससे रिलेटेड किस तरीके से होता है, इसका नियम की जो व्युत्पत्ति होती है वास्तव में गुरुत्व केंद्र के किस आधारशिला में होती है, इसका प्रभाव आप लोगों का किस बेस पे होती है, उसका जो ऊंचाई क्या है, उसका जो पास्कल का नियम है, अगर उसको ऊर्ध्वाधर लंबवत हम लोग गिराते हैं या ऊर्ध्वाधर आप लोगों को क्षेत्रफल के दृष्टि से गिराते हैं तो उसके बिंदुओं के ऊर्ध्व ऊंचाई पर किस तरीके से होती है, उसके दाबांतर उस पर किस तरीके से उत्पन्न होता है। इसमें जो पास्कल ने बताया था कि उसका जो हाईएस्ट अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो न्यूनतम ऊंचाई के बेस पे किस तरीके से आकर के टकराती है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में देखेंगे, जिसमें उसके दाबांतर के बारे में रहेगा, तापांतर के बारे में रहेगा, दाब से रिलेटेड जो गुरुत्व का प्रभाव रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, उस चीज़ को देखेंगे। तो अभी का जो वीडियो है उसको अभी हम लोग वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।